हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग है ना पैरेलल आरएलसी रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है मेरा सर्किट। एसी सप्लाई, एक रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में एक इंडक्टर कनेक्टेड है और यहाँ पर हमारा कैपेसिटेंस सी। ठीक है। और ये जो है ये है आर और ये है एल। ये एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाला वोल्टेज सोर्स है। राइट। यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है आई। नाउ हमें कुछ टर्म्स जैसे कि जब हम सीरीज सर्किट में बात करते हैं तो आर एक्स एल और एक्स सी के बारे में बात करते हैं। सिमिलरली जब हम पैरेलल नेटवर्क्स के बारे में बात करेंगे या तो जब हम पैरेलल नेटवर्क्स के बारे में बात करेंगे तो पैरेलल सर्किट एनालिसिस के लिए हमें चाहिए रहता है एडमिटेंस, कंडक्टेंस एंड ससेप्टेंस। तो जो आपका एडमिटेंस होता है वो बेसिकली रेसिप्रोकल होता है हमारे इम्पिडेंस का। एक मिनट, इट इज गिवन लाइक y इज इक्वल टू y is equals to 1 upon z, which is equals to g plus j into d. Okay, so here the z is nothing but the impedance, right? Your g is nothing but the conductance, and this is the real part of the admittance, and beta is nothing but the susceptance, and y is admittance. इन सब की यूनिट इसकी यूनिट्स होती है सीमेंस, गिवन बाय सिंबल एस। और इम्पिडेंस की यूनिट हमको पता है क्या होती है, ओम्स। वैसे ही इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की भी यूनिट होती है ओम्स। ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। तो जो हमारा y की वैल्यू तो ये हो गई, और हमारा जो g होता है कंडक्टेंस, इट इज गिवन बाय r अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ओके, x इज द रिएक्टेंस, and beta, b, which is a susceptance, is given by minus x upon r square plus x square, where x is taken as x minus xl minus xc. So this beta will be positive, this b will be positive in the case of capacitive reactance, capacitive reactance, and it will be negative, b will be negative in case of inductive reactance. Okay, क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस रहेगा तो ये टर्म ज़्यादा हो जाएगा। जब ये टर्म ज़्यादा होगा तो हमारा जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव और नेगेटिव प्लस हो जाएगा, इसीलिए हमारा भी पॉजिटिव होगा। और द अदर केस राउंड जिसमें हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस है, तो हमारा ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ये पॉजिटिव ही रहेगा, इसीलिए यहाँ पर ये नेगेटिव साइन एग्जिस्ट करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जब हम पैरेलल सर्किट एनालिसिस करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। अब कमिंग बैक टू अवर पैरेलल आरएलसी रेजोनेंस के ऊपर हम वापस आते हैं। इसका हमने डेरिवेशन देखना है इस नेटवर्क का। तो
वी कैन राइट z इज इक्वल्स टू फॉर द फर्स्ट पार्ट, यानी कि ये वाला जो ब्रांच है इसका जो टोटल इम्पिडेंस होगा वो क्या होगा, Z1। इसको मैं Z1 से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। Z1 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, R प्लस JXL। ओके, तो हमारा जो Y1 होगा यानी कि इसी ब्रांच का एडमिटेंस क्या होगा, 1/Z1 होगा, जो कि नथिंग बट 1/R प्लस JXL। अब हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं, इसीलिए इंटू करेंगे R माइनस JXL डिवाइडेड बाय R माइनस JXL से। तो हमारे को Y1 की वैल्यू कितनी मिल जाती है, R माइनस JXL अपॉन R स्क्वायर्ड माइनस ऑफ JXL स्क्वायर्ड। ओके, अब ये जो j है दिस इज नथिंग बट दी आयोटा, और हमको पता है कि j स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो जब मैं यहाँ पे j की जगह -1 पुट करूंगी तो हमारा डिनोमिनेटर कैसा हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू r माइनस JXL अपॉन r स्क्वायर्ड प्लस XL स्क्वायर्ड। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एडमिटेंस हो गया फर्स्ट ब्रांच के लिए। अगर हम सेकेंड ब्रांच की बात करें, यहाँ पे सिर्फ एक रिएक्टेंस ही लगा हुआ है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो हम कह सकते हैं कि Z2 की वैल्यू कितनी होगी, इट वुड बी इक्वल्स टू माइनस JXC। अब ये कैसे आया, आप ऐसा कुछ सोच सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको बेसिकली लिख सकते हैं 1/J इंटू ओमेगा C। और अगर मैं इसको रैशनलाइज करूंगी यानी कि यहाँ पे भी J और है ना, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, माइनस सॉरी नो माइनस J जैसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो अपना क्या आंसर आएगा, J अपॉन J स्क्वायर्ड इंटू ओमेगा C। तो J स्क्वायर्ड की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो माइनस J अपॉन ओमेगा C, और ओमेगा C 1/ओमेगा C इज नथिंग बट -J इंटू XC है ना, तो वो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। ठीक है सर, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, ये तो हमें Z की वैल्यू मिल गई। अब मैं Y की वैल्यू निकालूंगी, Y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/ZT यानी कि 1/ माइनस ऑफ JXC विच विल बी इक्वल्स टू J अपॉन X ऑफ द C। हमने क्या कि इसको रैशनलाइज किया, इंटू J अपॉन J कर दिया, तो J स्क्वायर कितना होता है, -1 और ये प्लस हो गया, और ऊपर J अपॉन XC हो गया। ठीक है, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर maybe I will take is that this is equation number 2 and this one is equation number 1। ठीक है, now your total admittance of this particular circuit y of t is given by y1 plus y2 which is equals to r upon r squared plus xl square minus of j upon xl upon r square plus xl square plus j अपॉन एक्स सी। ठीक है, ये जो बेसिकली ये वाला जो था इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने ऐसे लिख दिया, आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर माइनस जे एक्सएल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ये इसको अलग अलग करके लिखा है और वही चीज़ है। ठीक है, तो हमारा वाई टी बन जाएगा इक्वल्स टू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर प्लस जे इंटू, हमको बेसिकली जे को कॉमन लेना था इसीलिए हमने ऐसे किया, माइनस XL अपॉन आर स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पता है कि रेजोनेंस कंडीशन में सर्किट बिहेव्स लाइक अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। इसका मतलब कि ये जो इमेजिनरी टर्म है ये उस समय बिल्कुल जीरो होना चाहिए। सो वी विल राइट स्टेटमेंट दैट एट रेजोनेंस द इमेजिनरी पार्ट of y of t is 0। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसको इक्वेट करेंगे जीरो के बराबर। सो इट विल कम 1/xc माइनस एक्सएल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर्ड इट इज इक्वल टू 0। अब हम इसको लिख सकते हैं एक्सएल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/xc। हमने इसको इधर पे शिफ्ट कर दिया।
अब इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें आंसर मिलेगा एक्सएल इंटू एक्स सी इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ओके, अब हमें पता है कि एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, एक्सएल इज नथिंग बट 2 पाई एफ इंटू एल होता है, और एक्स सी की वैल्यू क्या होती है, इट इज़ 1/2 पाई एफ इंटू सी। यहाँ पे हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो इस एफ को हम रिप्लेस कर देंगे एफ आर से, क्योंकि हम वो फाइंड आउट करने की कोशिश में है कि क्या होगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इन द केस ऑफ अ पैरेलल आरएलसी नेटवर्क। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे इसकी वैल्यू 2 पाई एफ आर इंटू एल डिवाइडेड बाई 1/2 पाई एफ आर इंटू सी, इट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 2 पाई एफ आर एल का द होल स्क्वायर। ये 2 पाई एफ और ये 2 पाई एफ कैंसिल हो जाएगा और हमें बचेगा L upon C is equals to R squared plus 2 pi F R L the whole squared। ओके, अब मैं क्या करूँगी, इसको इस R को इस तरफ ले जाऊँगी और ऑन द राइट हैंड साइड मेरे पास बचा 2 पाई एफ आर एल द होल स्क्वायर। तो इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे और हम एफ 2 पाई एफ आर एल इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एल अपॉन सी माइनस आर स्क्वायर इतना आ जाएगा। हमने क्या किया, स्क्वायर रूट जो था इसको हमने मतलब है ना इस तरफ ऑन द अदर साइड हम स्क्वायर स्क्वायर रूट पर ले गए उसको, है ना। तो कितना हो जाएगा 1/LC माइनस आर स्क्वायर, राइट। तो एफ आर इससे हम निकाल सकते हैं 1/2 पाई एल इंटू एल अपॉन सी माइनस आर स्क्वायर। ओके, अब मैं क्या करूँगी, इस एल को इस अंडर रूट के अंदर लेके चली जाऊँगी, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1/2 पाई, या अंदर आ जाएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा एल स्क्वायर्ड, और ये तो पहले से था सी माइनस आर स्क्वायर्ड अपॉन एल स्क्वायर्ड आ जाएगा। ये एल को मैं अंदर लेके चली गई हूँ इस अंडर रूट के, है ना। देन ये एल और ये एल कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विथ 1/2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ये है हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन फॉर अ पैरेलल आरएलसी नेटवर्क। सो एट रेजोनेंस हमारा बेसिकली अगर हम देखें टोटल एडमिटेंस कितना है, एट रेजोनेंस द टोटल एडमिटेंस इज at resonance your admittance y of t is nothing but r upon r square plus xl square। ओके, और अगर हम इम्पीडेंस की बात करें तो इट इज नथिंग बट 1/y ऑफ टी विच इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ओके, सो from this we can say that the admittance, basically this admittance is going to decrease because this term is going to be something more than the numerator। therefore जब ये न्यूमरेटर बड़ा होगा तो जब ये डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो न्यूमरेटर ऑब्वियसली स्मॉल होगा। जब ये डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होगी तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर की वैल्यू स्मॉल हो जाएगी, और इसी का रेसिप्रोकल है ये, तो इम्पिडेंस क्या हो जाएगा इस केस में, इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि एट पैरेलल रेजोनेंस the admittance is going to decrease, admittance decreases and impedance increases। when your impedance is going to increase, obviously your current is going to decrease, so we can also write that current decreases। अगर हम एक प्लॉट करें कर्व जो कि होगा between the impedance z and the angular velocity at this resonant frequency omega r we can say,
In the case of a parallel resonance circuit, we'll get the characteristic something like this. Okay. At this instant, this circuit behaves as a total resistive circuit. Before this, the circuit is going to behave inductive in nature, inductive, and after this instant, it is going to behave like a capacitive circuit. Capacitive. Okay. Whereas, if you're going to plot a curve between the angular velocity and current, you will get a graph something like this. Okay. So at this instant of time, you are getting the minimum current. Very small current will be flowing at this instant. Therefore, this uh, this circuit is offering very less current to flow through it. Therefore, this circuit is called as a current rejector circuit. Okay, it is also called as a current rejector circuit. What are the basically applications of such a network? Okay, for a RLC resonant circuit, parallel resonant circuit, they are mostly used in the tuned circuit in communication systems. They are also used in oscillatory circuit, in impedance matching, in harmonic filters in the power system, for voltage magnification in resonant converters, and frequency selective circuits used in the spectrum analyzers are some of the main applications of a parallel RLC resonant circuit.